हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमएस नोट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चरक संहिता निदान स्थान चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है अपस्मार निदानम। अप मतलब होता है विनाश होना और स्मृति मतलब होता है स्मरण शक्ति। तो इस अपस्मार में क्या होता है, जो स्मृति होती है, मन होता है, बुद्धि होती है, संज्ञा होती है, इन सब का नाश होता है। स्मृति का जिसमें नाश होता है वो अपस्मार है और उन्माद में विभ्रंश हो रहा था। ठीक है, उसके बाद अपस्मार मतलब होता है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी का ड्रग ऑफ चॉइस डायज़ापाम होता है। उसके बाद अपस्मार के भेद 4 होते हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। उन्माद के भेद 5 पढ़े थे, अपस्मार के 4 ही होते हैं, आगंतुज नहीं होता है, ये याद रखना है। अपस्मार अ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आगंतुज भेद नहीं है, ये याद रखना है। उसके बाद निदानों पे आ जाओ। ये भी मनोवह स्रोतस की व्याधि है, जिनका मन रजोगुण तमोगुण से प्रताड़ित होता है। वात पित्त कफ विषम होते हैं, जिनके विकृत या अपवित्र भोजन को आहार विधि विधान के विपरीत विधियों से सेवन करते हैं। उन्माद जैसे ही निदान है। उसके बाद संप्राप्ति, निदानों के सेवन से दोष प्रकोपित होंगे, तीनों शारीरिक दोष और दोनों मानसिक दोष हृदय में जाकर स्थित होंगे, इंद्रियों के स्थानों में व्याप्त हो जाएंगे। इंद्रियों के स्थान मतलब मन में जाकर, क्योंकि मनोवह स्रोतस की व्याधि है। मन में क्या होता है, काम, क्रोध, भय, लोभ, ये सब मन में होता है। तो इन सब से प्रेरित होकर हृदय और इंद्रिय अधिष्ठानों को आवृत कर देंगे। जो पुरुष हो जाएगा वो बेहोश हो जाएगा और अपस्मार उत्पन्न होगा। बेहोश होगा मतलब स्मृति नाश, विभिन्न चेष्टाएं दिखेंगी। उसके बाद अपस्मार के आते हैं प्रत्यात्म लक्षण। उन्माद के प्रत्यात्म लक्षण कितने थे? 9 भाव थे, 9 हमने पढ़े थे। अब अपस्मार के प्रत्यात्म लक्षण: स्मृति, बुद्धि, सत्व संपलवाद। स्मृति, बुद्धि और मन ये विकृत हो जाएंगे। बिभित्स चेष्टाम अवस्थिकम, इसमें विभित्स चेष्टाएं दिखाई देगी। तमः प्रवेशम, अंधकार हो जाएगा, ब्लैकआउट सा हो जाएगा। आचक्षते मतलब सडनली हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो पुरुष होगा उसका संज्ञानाश हो जाएगा। तो जिसमें स्मरण शक्ति, बुद्धि, मन के विकृत होने से विभिन्न चेष्टाओं के साथ अंधकार में प्रवेश करता है, मतलब विभिन्न चेष्टाओं के साथ अंधकार में ब्लैकआउट सा होगा और सडनली ही वो बेहोश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूर्व रूप पे आ जाओ। भ्रुव्युदासः, भ्रुव्युदासः मतलब जो भौएं होते हैं, मतलब जो आईब्रोज होते हैं वो नचाता है पेशेंट। सतत अक्षणों विकृतम, सतत मतलब कंटिन्यूसली, लगातार आंखें विकृत रहेंगी। अशब्द श्रवण, अशब्द मतलब जो शब्द नहीं है, आवाज़ नहीं है फिर भी उसे सुनाई देगी कानों में, तो वो होता है अशब्द श्रवणम। हृदय ग्रह, हृदय में जकड़ाहट फील होगी। मोहस तमसो दर्शनम, मोह उत्पन्न होगा और तमसो दर्शनम मतलब अंधकार आ जाएगा, ब्लैकआउट सा हो जाएगा। मूर्छा मतलब बेहोश हो जाएगा। मुख से लार टपकती है, नाक से कफ बहता है। अरुचि, अपचन, खाना खाने का मन नहीं करेगा, खाना ठीक से पचेगा नहीं। और सपने में क्या दिखेगा? नशा होना, नाचना, पीड़ा होना, कांपना, गिरना, ये सारी चीज़ें सपने में देखेगा। फिर आता है वातज अपस्मार के लक्षण। अभीक्षणम पर स्मरंतम शनि संज्ञा प्रतिलभमानम, इसका मतलब अभीक्षणम पस्मरंतम मतलब बार बार पेशेंट को क्या होगा? दौरा आएगा, क्योंकि वातज है, वातज का सिम्टम होता है फ्रिक्वेंटली चीज़ें होना, तो बार बार दौरा आएगा और क्षण में ही संज्ञा जो है वापस आ जाएगी, मतलब बहुत जल्दी जो पेशेंट है वो होश में आ जाएगा। ठीक है, क्षण मात्र में। उसके बाद आता है उत्पिंडिताक्षम। ठीक है, उत्पिंडित मतलब आंखें जो है वो उभर जाएंगी, बाहर की तरफ आ जाएंगी। और हमने वातज उन्माद में ऐसा ही लक्षण पढ़ा था, क्या था वो? उत्पिंडिता अरुणाक्षम। ठीक है, उसमें अरुणाक्षम आता है, इसमें डायरेक्ट अक्षम आता है, आंखें उभर जाएंगी सिर्फ। विषम विंता अंगुलिम, जो अंगुलियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी और विंता मतलब आगे की तरफ झुक जाएंगी। उसके बाद अनवस्थित, जो पेशेंट रहेगा वो कैसा रहेगा? अस्थिर रहेगा। चपल मतलब चंचल रहेगा। कठिन, रूखा, इस टाइप का दिखाई देगा पेशेंट। और वातवर्धक जो पदार्थ होते हैं उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और वातनाशक पदार्थों का अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। मतलब अगर उसको वातवर्धक चीज़ें खिलाओगे तो उसका प्रतिकूल मतलब उल्टा असर होगा, ज़्यादा दौरे आएंगे। और अगर वात शामक आहारों का सेवन कराओगे तो उसका अनुकूल मतलब अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आता है पित्तज अपस्मार के लक्षण। इसमें
आस्फाल्यंतम भूमि। आस्फाल्यंतम भूमि मतलब वो जिसको भी पित्तज अपस्मार का दौरा आएगा तो वो क्या करेगा, ज़मीन को कुरेदने लगेगा या ज़मीन को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगेगा। ठीक है, उसके बाद आता है रुधिरो अक्षितो अग्र, मतलब जो आँखें रहेंगी वो कैसी रहेंगी, खून की तरह हो जाएंगी। और अग्र मतलब आँखों के आगे क्या दिखाई देगा, भैरव दीप्त रुषित रूप दर्शनम। ठीक है, भैरव दीप्त रुषित रूप दर्शनम, कैसी चीज़ें दिखाई देंगी, भयंकर, डरावनी, चमकती हुई, इस टाइप के रूप उसे दिखाई देंगे। और आंखें कैसी हो जाएंगी, रक्त के जैसी बिल्कुल रेड हो जाएंगी। उसके बाद आता है अवकुंजतम। अवकुंजतम मतलब होता है कि गले से अस्पष्ट शब्द निकलेंगे, मतलब गले से आवाज़ें आएंगी पित्तज अपस्मार में। उसके बाद ये सेम लक्षण है अभीक्षणम अस्मरंतम क्षणेन संज्ञा प्रतिलभमानम, सेम टू सेम वातज जैसा, कि बार बार बेहोश होगा, जो दौरा है वो बार बार आएगा और क्षण भर में ही चेतना वापस आ जाएगी। उसके बाद आता है कफज अपस्मार। अब कफज अपस्मार में एक डिफरेंट आता है, चिरात पस्मरंतम। ठीक है, मतलब जो पेशेंट रहेगा वो बेहोश ज़्यादा टाइम के लिए होगा, चिरात पस्मरंतम, ज़्यादा टाइम के लिए। चिराज संज्ञाम प्रतिलभमानम, जो संज्ञा आएगी वो भी बहुत लेट आएगी, मतलब पेशेंट होश में भी बहुत देर से आएगा कफज अपस्मार में। ठीक है, उसके बाद आगे आता है अनति विकृत चेष्टम, जो पेशेंट होगा वो बहुत कम विकृत चेष्टाएं करेगा, मतलब एक्टिविटी बहुत कम दिखाई देगी। नख, नेत्र, वदन, त्वचा सफ़ेद हो जाएगी, श्वेत वर्ण का भारी और चिकना रूप दिखाई देगा। ठीक है, कफ के ही लक्षण है। उसके बाद आता है सन्निपातज अपस्मार के लक्षण, सारे लक्षण होंगे इसमें और ये असाध्य होगा। दोषज अपस्मार का चिकित्सा सूत्र, अब सन्निपातज तो असाध्य है, उसकी चिकित्सा नहीं करनी है। वातज पित्तज कफज है तो इसमें तीक्ष्ण संशोधन करेंगे और उपशमन चिकित्सा करेंगे। ठीक है, तीक्ष्ण संशोधन करते हैं अपस्मार में, याद रखना, और उन्माद में मृदु संशोधन करते हैं। उसके बाद आता है लास्ट में निदान स्थान में जो वर्णित रोग हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो सबसे पहले ज्वर, अब इसकी पूरी स्टोरी सुनाई है मैंने तुम लोगों को, तुम ही लोग बताओ ज्वर की उत्पत्ति कैसे हुई है। भगवान शंकर के ललाट से जो क्रोधाग्नि थी उससे ज्वर उत्पन्न हुआ है। उसके बाद रक्तपित्त कैसे उत्पन्न हुआ है, तत्संतपात रक्तपित्तम। ठीक है, ज्वर का ही जो संताप है उसी से रक्तपित्त उत्पन्न हुआ है। फिर आता है गुल्म, जब जो दक्ष के जो यज्ञ का विध्वंस हुआ था उस समय जो भी शरीरधारी थे वो अलग अलग दिशाओं में भाग रहे थे बचने के लिए, जो उनकी क्रोधाग्नि थी, जो रौद्र था, उससे बचने के लिए इधर उधर सब भाग रहे थे। तो शरीर में हलचल हुई, क्षोभ हुआ, तो वात प्रकोपित हुआ, इन सब कारणों से गुल्म रोग उत्पन्न हुआ था। उसके बाद प्रमेह और कुष्ठ कैसे उत्पन्न हुए थे, भागते भागते भी कुछ लोगों को खाने की पड़ी थी, जो हावी प्रसाद था वो भागते भागते भी खा रहे थे, तो उससे प्रमेह और कुष्ठ उत्पन्न हो गया था। उसके बाद आता है राज्य क्षमा। राज्य क्षमा की उत्पत्ति कैसे हुई, जो नक्षत्रों के राजा चंद्रमा थे उनको अति मैथुन के कारण राज्य क्षमा उत्पन्न हुआ था। जो दक्ष प्रजापति थे उनकी बहुत सारी बेटियां थी, उन सबकी शादी राजा चंद्रमा से की थी, और एक जो सती थी उनकी शादी भगवान शिव से हुई थी। ठीक है, तो जो राजा चंद्रमा थे वो उन सब में से एक थी रोहिणी, उसी से ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है, तो उसकी स्टोरी आती है कि जो राजा चंद्रमा थे उनको अति मैथुन के कारण राज्य क्षमा उत्पन्न हुआ था। और कुछ लोग कहते हैं कि जो दक्ष प्रजापति थे वो उनसे गुस्सा हो गए थे कि तुमने तो बोला था कि तुम सबसे सेम प्यार करोगे, सबका सेम ध्यान रखोगे, लेकिन तुम तो रोहिणी को ही ज़्यादा प्यार करते हो। तो बाकी बेटियां थोड़ा नाराज़ होकर अपने पापा से बोलती हैं। तो जो दक्ष प्रजापति थे, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो दक्ष प्रजापति थे उन्होंने इन्हें श्राप दिया था, इस वजह से इन्हें राज्य क्षमा उत्पन्न हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है उन्माद। उन्माद कैसे उत्पन्न हुआ, भय, त्रास, शोक, इन सब से उन्माद उत्पन्न हुआ। अपस्मार कैसे उत्पन्न हुआ, विविध भूत मतलब अलग अलग टाइप्स के, बहुत टाइप्स के जीवों को अशुचि संस्पर्शाद, अलग अलग टाइप के जीवों को, अपवित्र वस्तुओं को स्पर्श करने से अपस्मार उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे रोग कैसे उत्पन्न हुए ये हमने देखा। उसके बाद आता है निदान अर्थक रोग। जो निदान अर्थक रोग होते हैं, निदान अर्थक मतलब होता है ऐसे रोग जिनका निदान भी कोई रोग ही हो, मतलब कोई डिसीज़ हुई हो उसी की वजह से दूसरा डिसीज़ हो गया हो।
ठीक है, तो उसे बोलते हैं निदान अर्थक रोग। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ज्वर संताप से रक्तपित्त उत्पन्न हुआ, मतलब रक्तपित्त का निदान क्या है? ज्वर। तो ज्वर क्या हो गया? निदान अर्थक रोग हो गया। तो ज्वर संताप से रक्तपित्त उत्पन्न हुआ, फिर रक्तपित्त और ज्वर दोनों से शोष उत्पन्न हुआ। ठीक है, ये याद रखना। प्लीहा वृद्धि, प्लीहा वृद्धि मतलब स्प्लिनोमेगेली, इससे जठर रोग उत्पन्न हुआ। जठर मतलब उदर रोग होता है, तो उदर रोग उत्पन्न हुआ, फिर इससे शोथ उत्पन्न हुई। तो ये निदान अर्थक रोग है, क्योंकि इनका निदान भी कोई रोग ही है, तो इनको याद रखना है। अर्श से उदर रोग और गुल्म उत्पन्न हुआ, तो इसको याद रख सकते हो, अर्श यूजी, मतलब अर्श से उदर रोग और गुल्म उत्पन्न हुआ। तो अर्श क्या है? निदान अर्थक रोग है। प्रतिशय से कास उत्पन्न हुई, फिर कास से क्षय उत्पन्न हो गया, तो पी के क्षय। उसके बाद एक आता है अर्श अतिसार ग्रहणी, ये तीनों एक दूसरे के निदान अर्थक रोग हैं, मतलब तीनों से मतलब एक दूसरे के कारण बन जाते हैं तीनों। ये चिकित्सा स्थान का एग्जाम्पल है, बाकी ये जो स्टार्टिंग के चार हैं ये तुम लोग को अच्छे से पता होने चाहिए। उसके बाद आता है व्याधि संकर। व्याधि संकर जो टर्म है ये आचार्य चरक ने दी है, आचार्य सुश्रुत बोलते हैं क्रिया संकर। ठीक है, व्याधि संकर में क्या होता है? जैसे हमने देखा कास से क्षय उत्पन्न हुआ, अब क्षय हो गया, उसके बाद भी कास बनी हुई है, मतलब अब दोनों रोग साथ में हो गए। प्रतिशय से कास उत्पन्न हुआ, अब प्रतिशय भी है और कास भी है, तो ये दोनों साथ में हो गए, तो इसे बोलते हैं व्याधि संकर। ठीक है, उसके बाद आता है आदर्श चिकित्सा। आदर्श चिकित्सा क्या बोलती है? प्रयोग शमयेद व्याधिम यो अन्यम अन्यम उदीरयेत, नासो विशुद्ध शुद्धस्तु शमयेदो न कोपयेत। इसका मतलब कि चिकित्सा में ऐसी कोई चिकित्सा हो जिससे एक रोग शांत हो जाए लेकिन दूसरा उत्पन्न हो जाए, तो वो वाली चिकित्सा को हम विशुद्ध नहीं बोलेंगे, मतलब वो सही चिकित्सा नहीं है कि जिस रोग का चिकित्सा करना था वो तो ठीक कर दिया लेकिन अब दूसरा उत्पन्न हो गया, तो वो सही चिकित्सा नहीं होती है। सही चिकित्सा क्या होती है? जो उत्पन्न रोग को तो शांत कर दे लेकिन अन्य किसी रोग को उत्पन्न नहीं होने दे, न कोपित, वो शुद्ध चिकित्सा मानी जाती है, सही चिकित्सा मानी जाती है। तो ये आदर्श चिकित्सा की परिभाषा है, यहाँ पर बताई है हमको। चिकित्सा की परिभाषा चरक संहिता में हम 3 जगहों पर पढ़ते हैं। ठीक है, 3 जगहों पर। कौन सी 3? एक चरक सूत्र चैप्टर 9 में चतुर्गुणा वाला श्लोक आता है चिकित्सा का ही। एक आता है चरक सूत्र चैप्टर 16 में या भी क्रिया भी जयंते शरीर वाला एक श्लोक आता है, वो भी किस में देखा है हमने? चरक सूत्र चैप्टर 16 में। और एक आता है चरक निदान 8 में, ये वाला प्रयोग शमयेद व्याधिम वाला जो आता है चरक निदान चैप्टर नंबर 8 में। तो सूत्र स्थान में 2 जगह पर आता है, चैप्टर 9 चैप्टर 16 में, और चरक निदान चैप्टर 8 में आदर्श चिकित्सा की परिभाषा आती है। ठीक है, तो ये याद रखना। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। किसी को नोट्स अच्छे लगे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है और व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप मुझसे ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।